हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएम मोदी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव, यानी मोदी जी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव यानी पहल की गई। तो जब भी हम विदेश नीति की बात करते हैं तो वहाँ पे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों की बात चलती है। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे एक्सटेंडेड नेबर के साथ हमारे संबंध कैसे है, जो छोटे देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़े बड़े देश है, उनके साथ हम विदेश नीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या सुधार करते हैं विदेश नीति को लेके, चाहे वो कॉपरेशन हो, आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, किस तरह से हम करते हैं। तो समझते हैं मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो विदेश नीति को हमेशा प्राइम मिनिस्टरशिप वाइज आपका पढ़ना चाहिए कि पंचशील समझौता किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हुआ, भारत चाइना युद्ध किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हुआ, और भारत और पाकिस्तान के बीच किस किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉर हुए हैं। इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो अंडरस्टैंडिंग है काफी अच्छे से आपकी हो जाती है। तो ये रहे मोदी जी, जो कि इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर है अभी। तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं कब? 2014 में। उसके बाद इलेक्शन होते हैं कब? 2019 में। इनका सेकंड टर्म स्टार्ट होता है, सेकंड कार्यकाल स्टार्ट होता है। फिर 2024 में इनका थर्ड टर्म स्टार्ट होता है। तो अभी इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। तो इनका पहले जो इनिशिएटिव था विदेशों के साथ हमारे संबंध को अच्छा करने का, वो क्या था? तो इन्होंने बोला कि इसकी एक नींव होनी चाहिए। तो हर नींव को हम कहाँ से डालें? अपने घर से, अपने पड़ोसियों से। तो अगर हमें कभी दुख कष्ट होता है तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसियों के पास ही जाते हैं। हमारा पड़ोसी ही सबसे पहले आता है, दूसरे को तो बाद में पता चलता है। वैसे ही आपका विदेश नीति के संबंध में भी ऐसे ही होता है। तो जो हमारे पड़ोसी देश है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जब भी हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो हम पड़ोसियों से मांग लेते हैं, चाहे चीनी खत्म हो गई तो पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। इसलिए हमारे पड़ोसी सबसे इम्पोर्टेंट है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आप दुनिया में हर किसी को बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने पड़ोसी को प्राथमिकता देना हमारा फर्ज बनता है। तो इसी तरह मोदी जी भी आगे बढ़े। इन्होंने कौन सी नीति लाई? प्रथम पड़ोस नीति। तो प्रथम पड़ोस नीति इनके द्वारा लॉन्च की गई थी कब? 2014 में। इन्होंने बोला कि हमें इसकी नींव डालनी है अपने घर से, अपने पड़ोसियों से। जब हमारे संबंध हमारे पड़ोसियों से अच्छे होंगे तभी हमारे संबंध जो है अन्य देशों के साथ भी काफी बेटर, काफी अच्छे होंगे। तो क्या होता है? 2014 में मोदी जी पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेते हैं। स्वेरिंग सेरेमनी होती है तो वहां पे इनवाइट यानी आमंत्रित किया जाता है किनको? सार्क मेंबर कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष होते हैं उनको। यानी यहाँ पे सार्क मेंबर कंट्री, सार्क सदस्य देशों के जितने भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उन सबको इंडिया में इनवाइट किया जाता है। चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नवाब शरीफ थे। श्रीलंका के हो गए। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान का रूल नहीं आया था, 2014 की बात हो रही है। तो इन्होंने इन सबको भारत में बुलाया था, बोला था कि क्या आप हमारा सहयोग करेंगे? हम आपके साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने संबंधों को एक मधुर रूप देना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने सार्क कंट्रीज को इनवाइट किया था संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रथम पड़ोस नीति को आगे बढ़ाने। तो पहली यात्रा भी 2014 में इन्होंने कहाँ की थी? भूटान की थी। तो ये प्रश्न आया था कि मोदी जी का जो पहली बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस समय कौन सी कंट्रीज को इनवाइट किया गया था? तो सार्क कंट्रीज को इनवाइट किया गया। तो दूसरी बार जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कब? 2019 में। तो सार्क के कारण काफी डिस्प्यूट हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कभी आतंकवाद, कभी छोटी मोटी घटनाएं, जैसे कि उरी अटैक हुआ था 2016 में। सार्क समिट होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। इस्लामाबाद में होनी थी, वो भी नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर लिया था। तो इस कारण से सार्क आगे नहीं बढ़ पाया। अब इन्होंने बोला कि पाकिस्तान बार बार क्या कर रहा है? प्रथम पड़ोस नीति के बीच में आ जा रहा है, हम संबंधों को अच्छा नहीं कर पा रहे, तो हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं,
अब हम बीमस्टेक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बीमस्टेक में पाकिस्तान नहीं है, इसमें आपकी 7 कंट्रीज है जो कि बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है उससे लगती है। इधर बे ऑफ बंगाल से सटे हुए देशों का एक संगठन है बीमस्टेक। कब बना? 1997 में बीमस्टेक बना था। काफी इम्पोर्टेंट एक संगठन है जो कि बे ऑफ बंगाल से सटे हुए देशों का एक संगठन है, जो जिसका पहले नाम था बिस्टेक, बाद में भूटान और नेपाल भी इसमें जुड़े, तो इसका नाम हो गया बीमस्टेक। फिर आता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करते हैं तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन से सटी हुई जितनी भी कंट्रीज है उन देशों का संगठन है। तो इसमें 23 देश आते हैं, चाहे मॉरिशस हो, चाहे अन्य देश हो, सेशल्स हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, तो इनका संगठन है ये। इसको कहा गया IORA। कब बना? सेम 1997 में जब बीमस्टेक बना। इसमें कितने सदस्य देश है? 23 सदस्य देश है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉरिशस में है। बार बार आपका प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, अभी मोदी जी 2025 में कहाँ पे गए थे? मॉरिशस में गए थे। तो इन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। पहले 2015 में इन्होंने सागर नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, सिक्योरिटी फॉर ऑल ग्रोथ इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म था। इसके बाद 2025 में इन्होंने बोला इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसका नाम कर दिया महासागर। तो महासागर 2025 में इन्होंने मॉरिशस की यात्रा के समय इसको बनाया था। ओके, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है? आपके जो हिंद महासागर से लगे हुए पड़ोसी देश है। तो हमें दक्षिण एशिया में अपने संबंधों को अच्छा करना है, बे ऑफ बंगाल से सटे हुए जितनी कंट्रीज है हिंद महासागर से। तो ये हो गई आपकी प्रथम पड़ोस नीति। अब बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, यानी पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो नीति क्या थी? तो जब PV नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, कब? 1991 में इन्होंने एक नीति लाई थी, उसका नाम था पूर्व की ओर देखो नीति था उसका नाम। और इन्होंने इसको क्या किया? चेंज किया। इन्होंने क्या बोला? इसको पूर्व की ओर कार्य करो। मोदी जी ने इसका नाम ही चेंज किया, पूर्व की ओर कार्य करो। तो आपको पता है मोदी जी नाम चेंज बहुत करते हैं। ओके, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति का नाम चेंज करके क्या किया? एक्ट। अब हमें केवल देखना नहीं है बल्कि एक्ट करना है। पहले केवल आसियान कंट्रीज पे फोकस था, अब ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उन सब पे फोकस किया गया इस नीति के तहत। तो देखते हैं कि क्या है इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी, तो जितने भी आपके इधर की साइड जो भी कंट्रीज है भारत के दक्षिण पूर्व में, इनके साथ आपका संबंधों को अच्छा करना, चाहे वो यहाँ पे आसियान कंट्रीज हो, चाहे वो इधर जापान हो, चाहे वो इधर दक्षिण कोरिया से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज है इधर, उनके साथ क्या करना, साउथ कोरिया जो भी कंट्रीज है उनके साथ संबंधों को आगे बढ़ाना। पहले केवल आसियान कंट्रीज पे फोकस किया जाता था। और पूर्व की ओर देखो नीति क्या थी? ये केवल देखने की बात करती थी, हमें पूरब की ओर देखना है। नरसिम्हा राव जी लाए थे कब? 1991 में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशन किसके साथ? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जिसमें आसियान कंट्रीज भी आती है। और बिल्ड क्लोजर इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, यहाँ पे इकोनॉमी को क्या करना है? क्लोज करना है, ट्रेड करना है, प्रमोट करना है आपकी क्षेत्रीय सुरक्षा को, रीजनल सिक्योरिटी को, एंड डेवलप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी? So first is build closer economic and trade ties, second is promote regional security यानी क्षेत्रीय सुरक्षा, फिर आता है थर्ड डेवलप कनेक्टिविटी यानी कनेक्ट करना है एक दूसरे को। तो ये था आपका लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं, नरसिम्हा राव जी लाए थे। फिर इन्होंने इसका नाम चेंज किया 2014 में, इसका नाम बना दिया इन्होंने क्या? एक्ट। अब हमें केवल देखना नहीं है, एक्ट करना है। और कहाँ कहाँ हमें कार्य करना है? वो है आपका आसियान कंट्रीज, एक्सटेंडेड और ईस्ट एशिया, जिसमें आता है जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी? तो इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोट कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जहाँ पे हम बोलते हैं P2P कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इनहांस करना स्ट्रैटेजिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। फिर आता है कनेक्टिविटी को डेवलप करना, तो ये
इन दोनों में बार बार आपका अंतर पूछा जाता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी, लुक ईस्ट पॉलिसी कौन थी, पहली कब आई, दूसरी कब आई। तो ये हो गया आपका व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो ये रहा आपका बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म है कि बहुक्षेत्रीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग करना है बंगाल के जितने भी बे ऑफ बंगाल से लगती कंट्रीज है उनके बीच। ओके, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, इसमें पाकिस्तान नहीं है। और कब बना, 1997 में। और इसमें देखते हैं कितने कंट्रीज है, आपकी हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, 7 देश है इसमें। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। तो इन्होंने जो सेकेंड टाइम पे 2019 में इनवाइट किया था बिम्स्टेक की कंट्रीज को, और पहली यात्रा कहाँ की थी, मालदीव की थी। तो काफी इम्पोर्टेंट ये आपका एक संगठन है बिम्स्टेक। फिर बात करते हैं, मोदी जी बड़े आप कहाँ पे, सेंट्रल एशिया, जो कि रशिया का पार्ट हुआ करती थी बहुत सी कंट्रीज पहले, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा में वो भारत की काम आ सके, इसलिए उन्होंने सेंट्रल एशिया पे भी काफी बल दिया। तो INSTC एक कॉरिडोर है G20 में, आपने 2 नाम काफी सुने होंगे जब G20 की समिट इंडिया में हुई थी 2023 में। एक आपने सुना होगा IMEC कॉरिडोर, दूसरा आपने सुना होगा INSTC। तो ये बार बार ये दोनों पूछे जाते हैं, क्या है ये दोनों, समझते हैं। तो ये है आपका INSTC। तो INSTC बात करता है, यहाँ पे आपका इंडिया है। तो इंडिया से हमें यहाँ से यहाँ बढ़ना है, मुंबई पोर्ट से लेकर, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ और सेंट पीटर्सबर्ग तक। और यहाँ से भी हमें कनेक्टिविटी करनी है, किस कहाँ तक पहुँचने के लिए, रशिया तक पहुँचने के लिए। तो इसको कहा जाता है INSTC कॉरिडोर। कब आया था, 2002 में आया था। इन्होंने इस पे काफी काम किया। यहाँ पे इन्होंने ईरान से लेकर चाबहार पोर्ट डेवलप किया, अफगानिस्तान में दिलाराम हाईवे बनाया, इसके अलावा सलमा डैम पर कार्य किया। तो काफी इम्पोर्टेंट है, रशिया के साथ, पूरे यूरोप के साथ इंडिया को जोड़ना, कनेक्टिविटी करना। चाहे आपने सुना होगा FTA के बारे में, तो वो भी इन चीजों को काफी बूस्ट करता है। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर आपने सुना होगा, G20 के समय इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, काफी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक इंडिया ने बायोगैस से संबंधित एक गठबंधन बनाया था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज है आपकी। तो रशिया के साथ संबंधों को इन्होंने काफी बल दिया। INSTC जो कि रशिया तक जाता है, रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी कब हुई थी, 1971 में। तो ये काफी आपका इम्पोर्टेंट है। इस कारण से अभी आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के मध्य वॉर चल रहा है। फिर आता है लिंक वेस्ट पॉलिसी। तो लिंक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह जी लाए थे आपके लुक वेस्ट पॉलिसी। इन्होंने इसका भी नाम चेंज किया। मनमोहन जी कब लाए थे, 2005 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनकी थी लुक वेस्ट पॉलिसी, पश्चिम की ओर देखो। इन्होंने बोला अब हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें लिंक करना है, एक दूसरे को जोड़ना है। तो चाहे वो UAE हो, आपका इसराइल हो, चाहे सऊदी अरब हो, मिडिल ईस्ट हो, वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज है आपकी, या बहुत जितनी भी वहां पे ओमान हो, उनके साथ अपने संबंधों को आपका अच्छा करना है। कतर हो, जितनी भी वेस्ट एशिया में कंट्रीज है, ईरान हो गया। और यहाँ पे लिंक वेस्ट पॉलिसी इन्होंने इनका भी नाम चेंज किया। फिर आया अफ्रीका। अफ्रीका को जब इंडिया में समिट हुई थी तो G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया था। तो अब G20 में कुल 21 मेंबर है, जिसमें 19 मेंबर है और 2 सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक है EU यूरोपियन यूनियन, दूसरी है अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन के साथ हमारे 3 इंपॉर्टेंट डायलॉग है। एक है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट कब से हो रही है, 2008 में पहली बार हुई, फिर 2011 में दूसरी बार हुई। तो अभी तक 3 हो चुकी है। डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है। तो इन्होंने अफ्रीका पे काफी बल दिया। ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पे इन्होंने अफ्रीका को रिप्रेजेंट दिया। बोला कि बहुत सारी कंट्री जो है आज भी गरीबी इनसे जूझती है और उनकी आवाज पूरे वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए इंडिया ने बोला कि हम
आपका ग्लोबल साउथ की आवाज को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए उन्होंने अफ्रीका पे भी काफी बल दिया। उसके बाद आता है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में आपने क्वाड के बारे में सुना होगा, जो कि 4 देशों का संगठन है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इसका आइडिया दिया था 2007 में, और 2017 में इसकी पहली समिट होती है। अब तो शिंजो आबे, जिनका असैसिनेशन हुआ था पिछली बार, तो इन्होंने ही आइडिया दिया था, जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। 4 देश आते हैं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और इंडिया। अभी इसकी समिट इंडिया में होनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आप देख ही रहे होंगे, तो इन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। तो ये बात करता है चाइना को काउंटर करने की और ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक को लेकर इन्होंने एक विजन बनाया था 2016 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वाड भी आपका इम्पोर्टेंट है, कब हुआ, क्यों बनाया गया। फिर आता है सेंट्रल एशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। तो ये 2012 में हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई। उसके बाद हमने 2022 में आपका सेंट्रल एशिया के साथ बहुत सारे डायलॉग किए, उनके साथ बहुत सारी बातें की कि संबंधों को अच्छा किया उनके साथ। अब हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, बहुत सारी आपके ऑपरेशन होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कंडक्ट होती रहती है, काफी इंपॉर्टेंट है। लिंक बेस्ड पॉलिसी हमने देख लिया। I2U2 एक वो बना था, जिसमें I2U2 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इजराइल हो गया। फिर आता है इंडो पैसिफिक आपका स्ट्रैटेजी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक में प्रोजेक्ट मौसम आपके यूजीसी नेट में पूछा गया था 2022 में। तो ये क्या था, कल्चर मैरिटाइम कंट्रीज है, उनके मध्य कल्चर को एक्सचेंज करना, यानी कल्चर के आधार पे, संस्कृति के आधार पे आप एक दूसरे से जुड़े हो, काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा वाइब्रेंट समिट भी बहुत सारी, और रायसीना डायलॉग ये आपने सुना। तो 2014 में किसको बुलाया था, सार्क की कंट्रीज को बुलाया था। ये है सार्क की कंट्रीज आपकी, और यहाँ पे मैंने सार्क का फुल फॉर्म भी दिया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, सहयोग संगठन। 1985 में बनाया था, काफी इंपॉर्टेंट रीजनल कॉपरेशन था। लेकिन अब क्या है, ठंडे बस्ते में आपका पड़ गया है, और 1987 से इसका हेडक्वार्टर नेपाल में बनाया गया था। ये मुझे तभी याद है क्योंकि ये प्रश्न आया था। 1987 में नेपाल में इसका हेडक्वार्टर बना। स्थापना के 2 साल बाद अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था 2007 में। तो सार्क भी एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे अभी यूएस बाहर चला गया है। तो ये था आपका इनका महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, जहाँ पे जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी आपके देश स्थित है, उनमें क्या करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, उन देशों को बोलना कि आप सोलर एनर्जी को रिजर्व कीजिए, सोलर एनर्जी के ऊपर कार्य कीजिए। तो इसलिए ये 2015 में आपका जब पेरिस समिट आया था, तो इंडिया और फ्रांस ने ये बनाया था कि हम सोलर एनर्जी को आपका बढ़ावा देंगे। गुरुग्राम इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल है कौन, अजय माथुर। तो COP21 जो कि पेरिस में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उससे संबंधित है। जितने भी आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश स्थित है, उनका एक संगठन है। इसके अलावा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देता है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, हर बार पूछा जाता था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, चाहे वो फॉरेन लेवल पे देखते हैं। सबसे पहले तो फॉरेन लेवल पे क्या आया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। भारत के लेवल पे मेक इन इंडिया कार्यक्रम इन्होंने लाया। डिजिटल इंडिया इन्होंने 2015 में लॉन्च किया। फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कब आया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये आया था 2015। पेरिस समझौता कब हुआ, 2015 में हुआ, लेकिन इंडिया ने साइन किया था 2016 में। तो COP21। इसके बाद आता है सागर विजन, काफी इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया था। मोदी जी मॉरिशस गए थे उस समय। फिर आता है वन नेशन वन राशन कार्ड, काफी इंपॉर्टेंट था ये, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला। पहले बहुत सारे जो श्रमिक होते थे, उनके पास केवल उनका जहाँ वो रहते थे उन्हीं वहीं का राशन कार्ड होता था। उनको बहुत समस्या आती थी, मतलब राशन लेते समय ग्रेन का मिलता है जो, तो वहाँ पे उन्होंने बोला, तब मोदी जी ने ये आपका लॉन्च किया था, क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड। फिलहाल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये G20 के समय इंडिया ने बनाया था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, यूएस हो गया। सागर विजन हमने देख लिया, वन नेशन वन कार्ड भी देख लिया, फिर वन राशन कार्ड वाला भी देख लिया।
फिर देखते हैं और क्या क्या है। भारत अभियान इनका एक महत्वपूर्ण था। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया को अभी 10 साल पूरे हो गए हैं, तो आपका प्रश्न पूछा जाता है स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाल वाटिका NEP 2020 आई थी, और बाल वाटिका आपने विद्या परवेश चैनल के बारे में सुना होगा, ये सब 2022 में आए। क्वाड समिट 2017 से शुरू हुई, क्वाड बन गया था 2007 में, और इसमें 4 देश हैं आपके, और अभी इसकी समिट इस बार इंडिया में होनी है। और फिर 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, आपने सुना होगा बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो कि इंडिया ने घोषित किया था, और इसको नाम दिया था बाजरा को PM श्री अन्ना इस नाम से। तो प्रश्न आया था PM श्री अन्ना नाम से किसे जाना गया था, तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। फिर है मेक AI इन इंडिया, तो इस बार आपकी फरवरी में अभी आपकी AI समिट होने वाली है इंडिया में, तो फरवरी में होने वाली है कुछ ही दिन बाद। इससे पहले पेरिस में हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है। इसके अलावा पहले दक्षिण कोरिया में हुई थी, पिछली बार मोदी जी पेरिस गए थे, और अब इस बार आपकी इंडिया में होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज पे रहेगी। फिर है मेक इन इंडिया कार्यक्रम में मेक AI, ये देखे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपने सुना होगा, बजट में एक बार लॉन्च किया गया था बहुत पहले। फिर आता है G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने की थी 2023 में, किसको जोड़ा था, अफ्रीकन यूनियन को। तो एक्ट ईस्ट स्वच्छ भारत कार्यक्रम 2014 में, स्वच्छ भारत 2.0, अमृत, बहुत सारे कार्यक्रम है इनके। मेक इन इंडिया, लॉजिस्टिक पॉलिसी, ग्लोबल बायोफ्यूल, तो आज सबने ये देखा। तो कल हम पढ़ेंगे मनमोहन सिंह जी के टाइम पीरियड में क्या क्या इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, चाहे वो आपका इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील हो, लुक वेस्ट पॉलिसी कब आई, और लुक वेस्ट पॉलिसी है, एक लुक ईस्ट पॉलिसी है, 26/11 टेरर अटैक है, मतलब फ्रांस के साथ न्यूक्लियर डील कब हुई हमारी, इंडिया अफ्रीका फोरम की पहली बैठक कब हुई, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ, अभी किस किस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, EU के साथ हो गया, US के साथ आपका कल हो गया, काफी इंपॉर्टेंट डील हुई है, आपने सुनी होगी न्यूज में। इसके अलावा अभी बात चल रही है आपकी UAE के साथ, इससे पहले UK के साथ हुआ सेपा नाम से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने हम किसके, आसियान के 2012 में, तो ये हम कल पढ़ेंगे सारे। तो मोदी जी के टाइम पीरियड में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट मौसम, और फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी होती थी काफी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है। कब आई, कहाँ पे मोदी जी गए थे उस समय, तो ये आपका बार बार पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज इतना ही।